हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एफटीआर के मेंटेनेंस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था एचपीएलसी के बारे में कि अगर आपके पास आपकी लेबोरेटरी के अंदर या आपकी इंडस्ट्री में या आपके डिपार्टमेंट में अगर एचपीएलसी है तो आपको उसको कैसे मेंटेनेंस करना है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, जिससे कि आपका जो एचपीएलसी होगा वो काफी स्मूथली काम करेगा और आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी एक्यूरेट मिलेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब एफटीआईआर के बारे में कि अगर आपके पास अगर एफटीआईआर है तो आपको उसका कैसे मेंटेनेंस करना है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, जिससे कि आपका एफटीआईआर भी बहुत ही स्मूथली और अच्छे से काम करेगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करना चाहते हैं या क्यूसी से रिलेटेड वो वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एनालिसिस होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, वहां पर एफटीआईआर अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एफटीआईआर के मेंटेनेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे एफटीआईआर के मेंटेनेंस के बारे में वो होगा कि आपको अगर आपके पास एफटीआईआर है तो आपको डेली बेसिस पे उसका क्या मेंटेनेंस करना है। देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर मैं एक एनालिस्ट हूं या मैं एज ए फैकल्टी हूं तो मैं अपने रोज रोज तो मेंटेनेंस नहीं कर सकता हूं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी लेबोरेटरी में वर्क करने वाले जितने भी लैब असिस्टेंट हैं उनको आप इस डेली मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी हाँ, आपको ये ट्रेनिंग देनी ही देनी है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एफटीआईआर है वो स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में काम करे। अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं देंगे और डेली बेसिस पे अगर आप अपने एफटीआईआर का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि विद इन ईयर्स, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपका एफटीआईआर जो होगा वो बिल्कुल एक तरीके से रिजल्ट के अंदर उसमें डिक्रीज हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी चली जाएगी और हो सकता है कि फिर वो काम करना ही बंद कर दे। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा भी आपको। बट आपको जो डेली बेसिस में जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका एफटीआईआर अच्छे से रिजल्ट दे और काफी लंबा चले, मतलब 10 साल 15 साल। क्योंकि अगर आप एक एफटीआईआर परचेस करते हैं, जैसे मैंने शिमार्जू का हमारे पास एफटीआईआर है, मॉडल नंबर है इसका FTIR 8400AS, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी समय से, मतलब ये 2006 की परचेसिंग है हमारे यहाँ पर, मतलब टोटल 18 साल इस इंस्ट्रूमेंट को अभी हो चुके हैं हमारी लेबोरेटरी के अंदर और अभी बेसिकली ये अंडर मेंटेनेंस पे चल रहा है। इसका रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो अंडर मेंटेनेंस पे चला गया। और ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो था वो डेली मेंटेनेंस इशू ही था, जिसको कई बार हमने ध्यान देते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ हुई जो हमारे हाथ से निकल गई और आज हमको ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अंडर मेंटेनेंस पे चला गया है और इसको मेंटेनेंस के लिए हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। तो अभी बट चलिए मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एफटीआईआर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं डेली मेंटेनेंस के पॉइंट की। तो पहला मेंटेनेंस आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को रोज वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब ये होगा कि आपको इंस्ट्रूमेंट चालू करके 30 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो 30 मिनट तक के लिए छोड़ देना है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो गर्म हो जाए थोड़ा सा। उससे फायदा क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी तरीके की ह्यूमिडिटी होगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा मौसम बना हुआ है वो बारिश का मौसम है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ये ह्यूमिडिटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर हो जाती है तो हो सकता है कि वो ह्यूमिडिटी जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट में अंदर जाके उसके मिरर्स में जाके जमा हो जाते हैं। जी हाँ, जो इसके अंदर मिरर्स हैं, ग्लासेस हैं जो एफटीआईआर में काम करते हैं, उनकी सरफेस पे जाके वो जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर उनकी सरफेस में इतनी ज़्यादा वो लेयर बना देते हैं जिससे कि वो जो एनर्जी या जो भी एनर्जी हो गई या जो IR वेव से जो मिरर से टकरा के एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं वो सही तरीके से नहीं जा पाती हैं। तो आपको ज़रूरी है कि रोज़ एफटीआईआर को आपको 30 मिनट चालू करके छोड़ देना है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट वार्म अप हो जाए और 30 मिनट के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट बंद कर देना है। मतलब अगर आप इंस्ट्रूमेंट, ये जरूरी नहीं अगर आप आज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा तो चालू होगा ही होगा। बट अगर आपको पता है कि आज इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज़ नहीं है तो आप उसको वार्म अप कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिलिका को रखना है। सिलिका जो होती है बेसिकली उनका काम होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर होता है उसको वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। और एफटीआईआर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है या डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर दिक्कत आती है, जो मैंने आपको बताया भी। तो आपको सिलिका को चेंज करते रहना है। अगर आप जैसे देखेंगे सिलिका का कलर जो है वो ब्लू कलर की होती है, अगर ब्लू कलर के बाद वो जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है तो सिलिका का कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है। तो आपको उसको वापस निकाल के सिलिका को चेंज करना है और जो पिंक सिलिका हो गई है
उसको आपको क्या रखना है, ओवन के अंदर रख देना है, उसको गर्म करना है, जिससे कि उसके अंदर जितना भी उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्व किया है वो रिमूव हो जाए और वापस से उनका कलर ब्लू हो जाएगा और उसको आप वापस रख सकते हैं, वो वापस रीयूज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको FTIR के अंदर सिलिका डेली बेसिस पे चेक करनी है। और क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है उतनी ज़्यादा सिलिका जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है और हमको बार बार सिलिका चेंज करनी होती है। अगर एटमॉस्फेयर जैसे मई और जून का अगर टाइम चल रहा है जहाँ पर काफ़ी ड्राई हीट होती है तो उस समय तो मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और उस समय आपकी सिलिका जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सिलिका को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर गलती से भी अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर हो गया तो वो आपके जितने भी मिरर्स हैं, ठीक है, या जितने भी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है, खासकर मिरर्स, इसको अफेक्ट करेगा। बीम स्प्लिटर हो गया या इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी प्लेट्स लगी हुई हैं उनको सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो अफेक्ट करता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनर्जी चली जाती है। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो IR की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये एनर्जी जो होती है वो मिरर से टकरा के आपके सैंपल तक जाती है और फिर डिटेक्टर तक जाती है। तो ये अगर जो मिरर्स यूज़ हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अगर उन पे आपके मॉइस्चर की लेयर जम जाएगी, मॉइस्चर अगर जमा हो जाएगा तो वो एनर्जी जो होगी ना वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ तक कि सैंपल तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लेयर की वजह से जब एनर्जी IR टकराएगी तो वो टकरा के आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आपके जो मिरर्स है या जो बीम स्प्लिटर्स है उनके ऊपर क्या हो गया है, मॉइस्चर की लेयर जम गई है इस वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे कि IR की एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, तो आपको कभी भी सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हमको यही दिक्कत आ रही है, हमारी लेबोरेटरी के अंदर भी मॉइस्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो बीम स्प्लिटर है उसके अंदर जो उसकी सरफेस है उसके अंदर पूरा का पूरा मॉइस्चर जमा हो गया है और अब वो बीम स्प्लिटर जो है वो किसी काम का नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही FTIR खुले में रखा हुआ है, बेसिकली तो ये पूरा कैबिन है, आप पीछे ग्लासेस भी देख सकते हैं कि पूरा कैबिन जो है ग्लास से ब्लॉक है, एयर नहीं आ सकती है, फिर भी मॉइस्चर कहीं ना कहीं से इंटर हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि या तो आप FTIR के लिए एक सेपरेट केबिन बनवाएं, या अगर आपका FTIR इस तरीके से केबिन के अंदर रखा हुआ है, एक रूम के अंदर रखा हुआ है, तो इसके लिए एक सेपरेट कांच का केबिन अलग से बनवा लें। तो जब आप FTIR यूज़ करेंगे तो आपको ग्लास का केबिन खोलना है और उसको यूज़ करना है। बाकी उस पूरे जैसे ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको आपको ग्लास के केबिन से पूरा पैक कराना है, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरीके से मॉइस्चर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए। देखिए आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ग्लास कंपार्टमेंट नहीं तो क्या हम इसको ढक सकते हैं, क्या कोई कवर बना दें, लेदर का कवर बना दें या इसको पॉलीथीन से पैक कर दें? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी भी हालत में मॉइस्चर जो होगा वो उसमें इंटर हो जाएगा। मॉइस्चर को रोकने का बस एक ही तरीका है कि आपको इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक ग्लास के कैबिनेट से पैक करना होगा, जिससे कि वही एक रीज़न है जिससे कि मॉइस्चर जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट में इंटर नहीं कर पाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादातर FTIR के अंदर जो दिक्कत आती है वो मॉइस्चर की वजह से ही आती है कि जो मॉइस्चर होता है ये मिरर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के मिरर्स हैं उसमें जाके उसकी लेयर बना देता है और धीरे धीरे फिर इसका रिजल्ट डिग्रेड होने लग जाता है। तो आपको दो चीज़ें तो याद रखनी है कि सिलिका का ध्यान रखना है, सिलिका आपको टाइम टाइम पे चेंज करना है, डेली बेसिस पे चेक करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा सैंपल कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर आपको सिलिका रखना है, साथ ही साथ यहाँ पर एक हिस्सा होता है सैंपल कंपार्टमेंट के ठीक पीछे भी एक तरीके का केबिन टाइप होता है छोटा सा, उसमें भी सिलिका रखी हुई होती है, तो उसको भी आपको चेक करना है। यहाँ भी सिलिका और यहाँ अंदर की तरफ भी एक सिलिका होती है और फिर बाकी है पूरे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जितनी भी एयर आती है वो इसके थ्रू इंटर होती है। तो यहाँ पर सिलिका इसलिए रखी जाती है कि जितनी भी एयर जा रही है तो उसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर भी होगा तो सिलिका उसको यहीं पे एब्जॉर्व कर लेगी, इसलिए आपको यहाँ की भी सिलिका चेक करनी है और इसको भी टाइम पे चेंज करना है। ठीक हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको डेली बेसिस पे इसकी क्लीनिंग करनी है। जी हाँ, यहाँ पर आपको देखिए बेसिकली तो पूरा इंस्ट्रूमेंट पैक है, केवल यहाँ पर सैंपल कंपार्टमेंट होता है, इसको ही आपको प्रॉपर वे में क्लीन करना है। ऊपर से भी आपको इसको हमेशा क्लीन करते रहना है। गलती से भी किसी भी तरीके का डस्ट पार्टिकल जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो दिक्कत आती है वो आती है डस्ट पार्टिकल्स की, कि एयर के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, या काफ़ी टाइम से लैब में सफाई नहीं होती है, उसकी वजह से भी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो धीरे से इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर हो जाते हैं और ये आगे चल के इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको रोज़ डेली बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट की सफाई करनी है, अंदर से भी और बाहर से भी किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं जाने चाहिए। और वो कैसे नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया कि आपको तो अगर आप ग्लास का अगर अलग से कैबिनेट बना लेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
वो सबसे अच्छी चीज़ है, उससे डस्ट पार्टिकल भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं जाएंगे और मॉइस्चर भी नहीं जाएगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको इंस्ट्रूमेंट के जितने भी मिरर्स यूज़ हो रहे हैं ना, उन सभी को चेक करते रहना है। देखिए डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते, बट कम से कम यहाँ पर जो सैम्पल कंपार्टमेंट के यहाँ पर जो मिरर यूज़ हो रहे हैं उसको आपको चेक करना है, उसको प्रॉपर वे में रोज़ क्लीन करना है। अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी इंजीनियरिंग आती हो तो आप इंस्ट्रूमेंट को खोल के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है कि रोज़ आप इंस्ट्रूमेंट को खोलेंगे और कर सकेंगे, बट मंथली बेसिस पे आप ये काम कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को खोल के उसके अंदर जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं, बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, उसको आपको सिस्टमेटिक वे में क्लीन करना है। उसके अंदर जितनी भी डस्ट आ गई है उसको रिमूव करना है। अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर की लेयर जमा हो गई है तो आपको उसको भी क्लीन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको FTR का मेंटेनेंस करना है तो डेली बेसिस पे आपको किस तरीके का मेंटेनेंस करना है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपको FTR का मेंटेनेंस करना है तो वीकली, जी हाँ वीकली, हर हफ्ते आपको किस तरीके का मेंटेनेंस करना है। तो आपको वीक का एक दिन सिलेक्ट कर लेना है और उस दिन आपको मेंटेनेंस करना है FTIR का। आपको नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो लेबर असिस्टेंट को बोल दीजिए, उसको आपको बताना है कि हर हफ्ते तुमको ये मेंटेनेंस करना ही करना है, ये एक्टिविटी FTR में परफॉर्म करनी है। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली एक्टिविटी, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड स्कैन करना है। बैकग्राउंड स्कैन करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मली आपको KBR को रन करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड को आपको रन करना है। उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, अगर KBR का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इस रिजल्ट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड पीक आ रही है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, एनर्जी कम आ रही है IR की, या जो जिस तरीके से पोटेंशियल आना चाहिए रिजल्ट का वो नहीं आ पा रहा है, अननेसेसरी पीक्स, इम्प्यूरिटी, इस तरीके की पीक आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहीं ना कोई दिक्कत है, उसमें मिरर के अंदर दिक्कत हो सकती है या उस इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, हर वीक, हर हफ्ते आपको एक दिन, चाहे तो सैटरडे सिलेक्ट कर लें, सैटरडे को आपको रोज एक बार KBR को इंस्ट्रूमेंट में रन करना ही करना है। साथ ही साथ एक और आप वीकली एक्टिविटी कर सकते हैं, वो है चेक अलाइनमेंट। चेक अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी IR होती है ना, वो सोर्स से चलती हुई सीधी सीधी मिरर के साथ टकराते हुए इस तरफ से आती हुई आपके सैंपल पे आती है और यहाँ पर उसका डिटेक्टर लगा हुआ होता है। तो ये जो मिरर्स होते हैं, अगर इनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, खासकर बीम स्प्लिटर में दिक्कत आती है। बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है, बीम स्प्लिटर में जब IR आके टकराती है, ये ग्लास की तरह होता है, तो ये IR को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक IR जो होगी वो जाएगी उन मिरर्स के पास जो कि मूव नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए रहते हैं, उन मिरर के पास जाती है IR, और दूसरी IR जो होती है वो मूविंग मिरर की तरफ जाती है, मतलब इंटरफेरोग्राम की तरफ जाती है। तो बीम स्प्लिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अगर कभी कभी बीम स्प्लिटर खिसक जाता है अपनी जगह से, तो IR सही तरीके से आपके बीम स्प्लिटर पर नहीं टकराएगी और वो जो तरीके से बीम स्प्लिटर का जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा, जिससे कि IR सीधी सी बात है आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो ये ज़रूरी होता है कि जितने भी मिरर्स जो होते हैं ना वो सही अलाइनमेंट में रहें। तो उसको आपको कैसे चेक करना है, आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जब आप एक बार बैकग्राउंड स्कैन करेंगे तभी आपको एक तो क्लियर हो जाएगा। चाहे तो आप इंस्ट्रूमेंट को खोल के भी एक बार चेक कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इन इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी सही नहीं आएगी, इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी मतलब IR की एनर्जी, IR की एनर्जी सही नहीं आएगी, इसका मतलब है कि मिरर्स के जो अलाइनमेंट है उसके अंदर कोई दिक्कत है, उसको आपको फिर सही करना होगा। मैं एक वीडियो के थ्रू ये बता भी दूंगा, इसके बाद ही होगा तो मैं उस वीडियो को भी पब्लिश कर दूंगा, जहाँ पर मैंने प्रॉपर वे में बताया है कि एनर्जी कैसे चेक की जाती है, इंस्ट्रूमेंट को खोल के उसका अलाइनमेंट कैसे चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। वाया इंजीनियर के साथ में हमने वो प्रैक्टिस करी थी, तो आप वीडियो के थ्रू पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट का जो अलाइनमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी होती है उसको कैसे चेक किया जाता है। बट ये एक्टिविटी आपको वीकली बेसिस पे करना ही करना है, ये दोनों चीज़ें। देखिए अलाइनमेंट के अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बेसिकली तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। इंस्ट्रूमेंट अगर आपका काफ़ी अच्छा, जैसे हमारे पास शिमाज़ू का है, इसके अंदर आज तक कभी ये दिक्कत नहीं आई है कि अलाइनमेंट के अंदर कोई दिक्कत हो गई है। बट ये दिक्कत तभी आती है जब, मैंने आपको बार बार बताया है, मॉइस्चर के अंदर, और इंस्ट्रूमेंट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी कई बार इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो गलत तरीके से हैंडलिंग होती है। आपने जो ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल यूज़ किया, ये इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से पैक नहीं किया हुआ होता है, तब उस वजह से भी कई बार अलाइनमेंट के अंदर दिक्कत आ जाती है। बट नॉर्मल वे में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर रखा हुआ है और वहाँ से कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है और मॉइस्चर की भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। सालों साल तक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करता है।